हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। आज की क्लास हमारी क्लास 12 के लिए। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे चैप्टर सॉल्यूशंस को, जिसमें हमने चैप्टर के जो शुरुआती टॉपिक्स हैं उनको पढ़ा था। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, जिसमें हमने सॉलिड्स और लिक्विड्स और गैसेस और उनके बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में बात की थी, उनके एग्जाम्पल्स के बारे में हमने जाना था। तो चलते हैं, अब आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज की क्लास में हम सबसे पहले बात करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब ये है कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन को या बाइनरी से भी ज़्यादा मिक्सचर कंपोनेंट्स अगर उस सॉल्यूशन में है तो हम किसी भी अमाउंट को उनको ले सकते हैं, हमारी इच्छा अनुसार या हमारी सहूलियत के अनुसार किसी को भी सॉल्यूट को या सॉल्वेंट को ज़्यादा या कम हम कर सकते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक फिक्स अमाउंट हर चीज़ के लिए, क्योंकि कई सारे केमिकल्स जो हैं वो हमारे डे टू डे लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी इच्छा है जितने ही केमिकल्स ज़्यादा मिला दिए जाएं या कम कर दिए जाएं, ऐसा नहीं होता। हर केमिकल का अपना एक कंपोजिशन होता है और उस कंपोजिशन के अकॉर्डिंग ही उसे बनाया जाता है। तो यहाँ जब हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, तो जो भी कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की उनको हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो है क्वालिटेटिवली और दूसरा है क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिवली यानी कि गुणात्मक और क्वांटिटेटिवली यानी मात्रात्मक। अब इनमें अंतर समझते हैं एक बार कि क्वालिटेटिवली कंसंट्रेशन को हम क्वालिटेटिवली डिफाइन कर रहे हैं अगर, तो इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन दो तरह का होगा। या तो वो होगा कॉन्सेंट्रेट यानी कि सांद्र, और या वो होगा कैसा, डाइल्यूट यानी कि तनु। इनमें अंतर आपको अच्छे से पता है, क्लास 10 से इनको पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कंसंट्रेटेड कोई सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये है कि हम कह रहे हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन, यानी कि विलेय प्लस विलायक बराबर है किसके, विलयन के। अब अगर मैं कहती हूं कि ये जो विलयन या सॉल्यूशन है ये डाइल्यूट है, डाइल्यूट है इसका मतलब क्या है, सॉल्वेंट या विलायक की मात्रा ज्यादा है, यानी कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। और अगर मैं कहती हूँ कि कोई भी दिया गया सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है या सांद्र है, इसका मतलब क्या है कि इसके मुकाबले विलेय या सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है, यानी कि वो कंपोनेंट जिसको घोला गया है वो ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा किसके अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर। तो ये तो बात है क्वालिटेटिवली अगर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को। अब क्वांटिटेटिवली हमारे कोर्स में कई मेथड है जिनके थ्रू हम क्वांटिटेटिवली कंसंट्रेशन को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि होता यह है कि अब क्वांटिटेटिवली में इतना ज्यादा पढ़ने की क्यों जरूरत है, तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि हम कोई भी सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो कई बार होता है कि किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में घोला जाता है, कई बार होता है लिक्विड को ही लिक्विड में घोला जाता है, कई बार ऐसा होता है कि जो मात्रा है उसे किलोग्राम में घोला जाता है, कई बार ऐसा होता है कि लीटर में घोला जाता है, कई बार पार्ट्स पर मिलियन के अंदर घोला जाता है। तो वन बाय वन करके आज की क्लास में हम ये क्वालिटेटिव मेथड जितने भी हैं उनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, तो सबसे पहले जब हम क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स जो हैं जितने सारे ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। सबसे पहला जो मेथड है वो है मास परसेंटेज, यानी कि मास परसेंट ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन। W/W, यानी W से आपको ये पता चल रहा होगा कि इस मेथड के अंदर हम जो कंपोनेंट्स हैं उनको अगर किसी सॉल्यूट में डिसॉल्व कर रहे हैं तो उनकी मात्रा को मास या हम ग्राम में बात की जाएगी किसकी, ये हम मात्रा लेंगे किसमें, ग्राम के अंदर, ठीक है। मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट का मतलब ये है कि मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जिस कंपोनेंट को हम घोल रहे हैं उसकी मात्रा को ग्राम में लिया जाएगा, प्लस टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, कि वो जो सॉल्यूशन है
इस कंपोनेंट को मिलाने के बाद सॉल्यूट के साथ जो सॉल्यूशन है टोटल, उसका मास कितना होगा मल्टीप्लाइड बाय 100। एक एग्जांपल से इसको समझने की बात करते हैं कि 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास का मतलब यह है कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो है, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हमको मल्टीप्लाई, हम ये मान लेते हैं कि टोटल हमारा जो सॉल्यूशन है कितना है 100 ग्राम है। तो 10 ग्राम ग्लूकोज को हम कितने वाटर में घोलेंगे? 90 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर इसको घोला जाएगा, सो दैट कि टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज लिखेंगे तो मास ऑफ द कंपोनेंट हो जाएगा 10, टोटल मास हो गया 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हो गया 10%। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अगली हम बात करते हैं किसकी? वॉल्यूम परसेंटेज की। मास परसेंटेज कंप्लीट हो गया, अब हम पढ़ते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। अगला जो मेथड है वो है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज, जैसा कि हमको पता है कि वॉल्यूम का मतलब है कि लिक्विड में क्वांटिटी होनी चाहिए। वॉल्यूम परसेंटेज V बाय VC इसको डिनोट करते हैं, यानी कि जिसको घोला जा रहा है वो भी लिक्विड है और जिसमें घोला जा रहा है वो भी लिक्विड है। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला जो हम यूज लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि जिसको घोला गया है कंपोनेंट यानी कि पदार्थ, उसका आयतन बटे जो विलियन है उसका कुल आयतन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब लिखें कैसे, इसको समझे कैसे? तो देखिए मैंने लिखा 10% ऑफ इथेनॉल। 10% ऑफ इथेनॉल का मतलब यह है कि यहाँ छोटी यूनिट लेंगे तो हम ml में लेंगे, बड़ी यूनिट होगी लीटर में ले लेंगे, लेकिन लीटर वाली यूनिट के लिए हम अलग से पढ़ेंगे। यहाँ जो हम मात्रा लेंगे वो लेंगे ml में। ml में लेंगे 10% इथेनॉल का मतलब है कि 10 ml ऑफ इथेनॉल जो है ये घुला हुआ है इतने पानी के अंदर कि टोटल वॉल्यूम कितना हो जाना चाहिए 100 ml हो जाना चाहिए। 10 ml हमारे पास इथेनॉल है तो वाटर कितना ले लेंगे हम 90 ml ऑफ वाटर, और टोटल सॉल्यूशन हमारा कितना हो जाएगा 100 ml। यानी कि वॉल्यूम परसेंटेज के लिए हम करते क्या है कि जो भी कंपोनेंट है उसकी मात्रा को ml में लिया जाएगा, टोटल वॉल्यूम इस तरीके से कि 100 ml हो जाए, तो जितना ये ले लिया उसके अलावा जो बचा वो हम वाटर ले लेते हैं, और इसको कहा जाता है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज के बाद अगला जो मेथड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम, तो मास के लिए W यूनिट हम काम में लेंगे, वॉल्यूम के लिए V काम में लेंगे। मास बाय वॉल्यूम का मतलब जैसा कि हमें देखकर ही समझ में आ रहा है कि जो भी पदार्थ है उसको घोला गया है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, तो मास ऑफ द कंपोनेंट dissolved in 100 ml ऑफ वाटर। अब थोड़ा सा अगर हम ध्यान लगाएं तो ये मेथड कहाँ काम में आएगा? तो देखिए ये मेथड जो है ये ज्यादातर काम आता है मेडिसिन बनाने के लिए, मेडिसिन या फार्मेसी के अंदर। वहां क्या किया जाता है कि दवाइयां जब बनाई जाती हैं, खासकर वो सिरप या लिक्विड जो बनाए जाते हैं, उनके लिए जो लिक्विड है उसके अंदर जो दवा है उसकी मात्रा को ग्राम्स में या मिलीग्राम्स में तोलकर लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, और इस तरीके से हमारी दवाइयां बनाई जाती हैं। यानी कि ये जो मेथड है मास बाय वॉल्यूम परसेंट मेथड, ये काम में लिया जाता है मेडिसिन बनाने के लिए या फार्मेसी कंपनीज के द्वारा। 3 मेथड्स हमने पढ़ लिए, अब हम चलते हैं हमारे अगले मेथड की तरफ। चलिए अगले मेथड पर चलते हैं, पीपीएम या पार्ट्स पर मिलियन। इस चैप्टर को जब से हमने शुरू किया, ये पीपीएम हम बार बार पढ़ रहे हैं। क्या है ये पीपीएम? पीपीएम का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन हम जानते हैं 100 लाख। देखिए अब ये पार्ट्स पर मिलियन मेथड काम में कहाँ लिया जाना है? तो जब सॉल्यूट, ठीक है, व्हेन सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट, यानी कि जब विलेय पदार्थ ना के बराबर मात्रा में उपस्थित हो, जब विलेय पदार्थ जिसे बोला गया है बहुत ही कम मात्रा में, लगभग ना के बराबर मात्रा में विलियन में उपस्थित हो, कहां पर? सॉल्यूशन के अंदर विलियन में उपस्थित हो, अमाउंट इन द सॉल्यूशन।
तो ये मेथड जो है पीपीएम मेथड ये काम में लिया जाता है। सोल्यूट बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में हो तब। तो देखिए नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट कि कितने कंपोनेंट के पार्ट्स अवेलेबल हैं उस सॉल्यूशन के अंदर, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन और मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 6। 10 टू पावर 6 यहाँ मिलियन को बता रहा है, इसलिए पार्ट्स पर मिलियन हो गया। अब ये मेथड काम कहाँ आएगा? ये मेथड काम में आएगा हमारे उन जगहों पर जहां पर हमें वाटर के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर पॉल्यूटेंट्स की मात्रा बतानी हो, तब हम ये मेथड काम में लेते हैं। यानी कि टू डिस्क्राइब पॉल्यूटेंट्स जो हैं इन वाटर और एयर, क्योंकि एयर या वाटर तो बहुत सारा है, उसके अंदर पॉल्यूटेंट्स ना के बराबर अमाउंट में है, तो उनकी मात्रा को बताने के लिए आपने कई बार पढ़ा भी होगा, तो हम पीपीएम काम में लेते हैं। अब जो अगला इंपॉर्टेंट है मोल फ्रैक्शन। यहाँ तक जो हमने पढ़ा ये हमारे समझने जैसा था। अब जो हम पढ़ रहे हैं मोल फ्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट और इससे जुड़ा क्वेश्चन भी हमसे कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझें। मोल फ्रैक्शन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। मोल्स आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। मान लीजिए कि कोई बाइनरी सॉल्यूशन है, ए कंपाउंड है ए उसके अंदर और दूसरा है बी, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट मान लीजिए, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो Na है, इसके Nb मान लीजिए, ठीक है। नंबर जो है ये हमने लिख दिया, Na और Nb जो है नंबर ऑफ मोल्स हो गए इसके लिए, ए के लिए मोल्स हो गए Na और बी के लिए हो गए Nb। अब हमें इनके लिए मान लीजिए कि जो ए है कंपोनेंट ए, उसके लिए मोल्स निकालने हैं, ये हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट कौन है? Na, और टोटल नंबर ऑफ, तो टोटल सॉल्यूशन के अंदर Na भी होगा और Nb भी होगा, तो Na प्लस Nb हो जाएगा। इस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स को, मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। इनसे जुड़ा न्यूमेरिकल कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं और इस मोल फ्रैक्शन को एक क्वेश्चन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। चलो, तो मोलर मास को फाइंड आउट करते हैं। मोलर मोल्स जो हैं वो किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2, यानी कि इथाइलिन ग्लाइकोल है, 20% दिया हुआ है बाय मास। हम ये मान लेते हैं कि जो टोटल सॉल्यूशन है ये कैसा है? 100 ml है। कैलकुलेशन के लिए हमारे लिए इजी रहेगा 100। अब मोल्स की बात कर रहे हैं, 20% बाय मास है, तो ml नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? ग्राम लेंगे। 20% है C2H6O2 यानी कि इथाइलिन ग्लाइकोल, तो 100 का 20% यानी कि 20 ग्राम तो क्या हो गया हमारे पास? इथाइलिन ग्लाइकोल। और बाकी क्या बच गया? 80 ग्राम हमारे पास क्या हो गया? वाटर हो गया। पहली बात, अब क्या करें? सबसे पहले मोलर मास निकालें, किसका? इथाइलिन ग्लाइकोल का। मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2 यानी कि 12 मल्टीप्लाइड बाई 2, H6 1 इंटू 6 और O2 यानी कि 2 इंटू 16, 24 प्लस 6 प्लस 32। ऐड कर लो इनको, 24 और 6 हो गए 30, 30 और 30 60 एंड 2 62। 62 जो है ये हमने फाइंड आउट कर लिया मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये मोल्स में निकाला हमने, तो 62 ग्राम पर मोल हो जाएगा। यूनिट लिखनी जरूरी है। अब हमको क्या करना है? दोनों का ही, इथाइलिन ग्लाइकोल के और वाटर के, दोनों के मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहले हम क्या करें? मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ऐसे लिख दूं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, तो सबसे पहले क्या करना है? इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स लिखने हैं और नीचे कितने लिखने हैं? हमें टोटल लिखने हैं। तो इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स अगर हम लिखते हैं तो कितने हैं? 20 और टोटल कितना है? 62। अब क्या करना है? 62 का 20 में करना है हमें डिवाइड, पॉइंट लग जाएगा, 200 हो गए, 6 3 सा चला जाएगा, 186 बच गए, 14 0 आ जाएगा, 2 बार चला जाएगा, यानी कि लगभग कितना आ जाएगा? 0.32 मोल आ जाएगा। क्लियर? अब हम निकालें मोल्स ऑफ वाटर। बस इसी तरीके से सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन को करने का यही मेथड होगा मोल्स से रिलेटेड।
कितने हैं वाटर के 80 बाय कितना लिखना पड़ेगा 20/62 था, अब कितना हो जाएगा 80 बाय वाटर के लिए कितना होगा मोलर मास 18 का 80 में डिवाइड कर दो, 5 बार तो 90 हो जाएगा, 4 बार चला जाएगा, 4 8 जा 32 कैरी 3 और हो गया 4 1 जा 4 और 3 7 80 हो गया, फिर से 4 बार फिर वो ये जाएगा तो 4.44 क्या हो जाएगा मोल हो जाएगा। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, ये मोल्स हमने निकाल लिए। अब नंबर ऑफ मोल्स इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए कितना है 0.32 और नीचे दोनों का टोटल लिखना है Na प्लस एनबी, ये Na लिख दिया हमने, अब लिखेंगे Na प्लस एनबी यानी कि 0.32 प्लस 4.44। अब इसको क्या करना है हमको प्लस करके और डिवाइड कर देना है और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.068। ठीक है, आप किसके लिए निकालें वाटर के लिए, तो वाटर के लिए निकालने के लिए या तो आप दोबारा वाटर से लिख दो कि 4.44 बाय दिस तो भी आ जाएगा, या फिर अगर वाटर के लिए निकालना है तो देखो टोटल यूनिट कितनी होगी 1, तो 1 माइनस 0.068 कर दोगे अगर तो भी आंसर सेम ही आएगा जो कि किसके बराबर हो जाएगा 0.932 के बराबर। ये हमारे दोनों करेक्ट आंसर आ गए मोलर मास से रिलेटेड और इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपकी जो प्रैक्टिस शीट है उसमें दिए हुए हैं इस तरह के क्वेश्चन, उनको आप जरूर करके देखिएगा। तरीका सबको करने का यही रहेगा, पहले मोलर मास निकालेंगे दोनों कंपोनेंट्स का अलग अलग, फिर मोल्स निकालेंगे और मोल्स से फिर हम इनके मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए अब दो तरीके और बचे, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो चलिए अब सबसे इसके बाद हम पढ़ते हैं 6th मोलैरिटी। मोलैरिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। मोलैरिटी और मोलैलिटी इन दोनों में से ज्यादातर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मोलैरिटी क्या है, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि हिंदी में अगर मैं इसको लिखूं तो सॉल्यूट यानी विलय, तो विलय के मोल और नीचे में क्या लिखूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो विलयन का आयतन लीटर में। अब देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है उसके कितने मोल डिजॉल्व हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज नोन एज मोलैरिटी, कि कितने मोल्स हैं जो कि 1 लीटर पानी में घुले हुए हैं। साथ ही साथ ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अपन। तो देखो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम्स ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ द सॉल्यूशन। क्वेश्चन में देखो फॉर्मूला जो है मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा मोल्स ऑफ NaOH। ठीक है, मोल्स ऑफ NaOH निकालने के लिए NaOH को चेक करो कितने ग्राम है NaOH, 5 Na लिख दिया अपन ने। अब Na प्लस Nb करना है तो NaOH का मोलर मास निकालो, 23 प्लस 16 प्लस 1 कितने हो गए 40 हो गए, अपॉन ये भी ग्राम और ये भी ग्राम, 5/40 आ गया। इसको सॉल्व कर दें तो 40 का 5 में डिवाइड करके देख लें तो 0.125 आ जाएगा, है ना, चेक करके देख लेना 0.125 हो जाएगा। और क्या निकालेंगे अपन ने मोल्स, तो यहाँ हम लिख देते हैं मोल। ये आ गए मोल किसके NaOH के। अब वॉल्यूम हमें किस में चाहिए लीटर में, ये कितना है 450 ml सॉल्यूशन, तो जो वॉल्यूम है उसको हम किस में कन्वर्ट कर दें लीटर के अंदर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर्स 450 बाय 1000 ऐसे ही होगा ना, 450 बाय 1000 ml पर लीटर, सही है, 450 ml हो गया पर लीटर। अब हमें निकालनी है क्या मोलैरिटी। तो देखो मोल्स ऑफ द सॉल्यूट कितने हैं मोल्स 0.125 बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर 450 नीचे आ जाएगा, ये 1000 चला जाएगा ऊपर। और अब हम इसको सॉल्व कर दें और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा
मोल्स के अंदर। तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, 0 से 0, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 1000, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 9 जा और 5 5 जा, तो 5/18 हो जाएगा ये। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा हमारे पास 0.278 मोल्स, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.278 मोल्स पर लीटर में फाइंड आउट किया ना मैंने, तो ये हो गया मोल्स पर लीटर। क्लियर है? इस तरह हम निकालते हैं मोलैरिटी। अब हमारा लास्ट क्वांटिटेटिव मेथड बच गया, दैट इज मोलैलिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी में थोड़ा सा ही अंतर है। यहाँ जो सॉल्यूशन हमने लीटर में लिया है वहां उसको हमें लेना पड़ेगा किलोग्राम में, बाकी कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी हमें याद होना चाहिए, इनकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं लास्ट टॉपिक पर, दैट इज मोलैलिटी। और अब इस तरह हम पहुंच गए हमारे लास्ट टॉपिक पर, जो कि है मोलैरिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी में सिर्फ इतना सा अंतर है, मोलैरिटी जब हम लिखते हैं तो यूनिट कैपिटल एम लगाते हैं, और मोलैलिटी लिखते हैं तो स्मॉल एम यूनिट लगती है। मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, यानी कि सॉल्यूट के कितने मोल्स को कितने किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर घोला गया। हिंदी में हम लिखें तो विलेय का भार जिसको घोला गया अपॉन विलायक का भार किसमें, किलोग्राम में। वहां हम ले रहे थे वॉल्यूम, यानी कि 1 लीटर वाटर में घोल रहे थे, यहाँ किलोग्राम कितना होगा वाटर या जिसमें सॉल्वेंट में घोलेंगे उसकी मात्रा को हमें किलोग्राम में लिखना है। तो चलो एक एग्जांपल की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल जो है वो ये है कि कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड इन 75 ग्राम्स ऑफ बेंजीन, यानी कि इथेनॉइक एसिड जो है ये विलेय पदार्थ हो गया, सॉल्यूट हो गया, कितना है 2.5 ग्राम, ठीक है, भार, अपॉन सॉल्वेंट क्या है बेंजीन। बेंजीन हमें मालूम है कि एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है, तो ये हो गया सॉल्वेंट, इसका 75 ग्राम दिया हुआ है यानी कि किलोग्राम, तो 75 ग्राम को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इथेनॉइक एसिड का मोलर मास ऑफ इथेनॉइक एसिड। क्लियर है? चलिए कार्बन कितने हैं, देखो यहाँ 2 हैं, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 4, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2, 24 प्लस 4 प्लस 32, 4 और 4 8 और 2 10 हो गए, कैरी 1 3 1 4 और 2 6, कितना हो गया मोलर मास ऑफ इथेनॉइक एसिड हो गया हमारा 60 ग्राम पर मोल। ये हमने निकाल लिया मोलर मास ऑफ इथेनॉइक एसिड। अब हम निकाले मोल्स। सबसे पहले हम निकालें मोल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड। ये मोल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड निकालने के लिए इथेनॉइक एसिड की मात्रा लिखें कितनी है 2.5 ग्राम, अपॉन क्या है नीचे साथ में हमने किस में डिसॉल्व किया है, इसको हमने डिसॉल्व किया है, इसके जो मोल्स हैं उनको लिखेंगे 2.5 ग्राम, और मोल्स कितने हैं 60। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। इसके बाद मास ऑफ बेंजीन निकाल दें, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, कैलकुलेशन में इजी रहेगा। इसके बाद हम निकाले क्या, मास ऑफ बेंजीन इन किलोग्राम। कितना बेंजीन लिया है हमने 75 ग्राम्स बाय 1000, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो भी 1000 ग्राम्स हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो 75 ग्राम है और नीचे भी कितने हैं 1000 ग्राम्स हैं। इनको किलोग्राम में अगर कन्वर्ट करते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं 75 इंटू 10⁻³ किलोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। आप क्या निकालना है हमको मोलैलिटी, ये ठीक है, इसको लिख दें 2.5/60, और मास ऑफ द सॉल्वेंट ये यहाँ आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻³ 10⁻³ को ऊपर ले जाएं, +3 में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 0.556 मोल्स पर किलोग्राम पर केजी, या फिर इसको आप लिख सकते हो 0.556 मोल्स केजी इनवर्स। दोनों ही आंसर इसके ठीक है। तो आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट रही। ये लास्ट में जो हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं मोलैलिटी एंड मोरालिटी, हाँ बिल्कुल ठीक।
इन दोनों को आपको अच्छे से तैयार करना है, प्लस इनसे जुड़े ये जो न्यूमेरिकल हमने किए हैं एक दो आपको प्रैक्टिस करके देखने हैं। ज़्यादातर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आता ही है, प्लस इनके जो फॉर्मूले हैं वो आपको सभी याद होने चाहिए। इसीलिए आज की क्लास में इसी टॉपिक को पढ़ेंगे ताकि अगला टॉपिक पढ़कर हम कंफ्यूज ना हो, ये अच्छे से हमारे तैयार हो जाए। जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप इसको पढ़कर और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। चलिए बाय।